हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के मैथ्स के 6th चैप्टर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग ट्रायंगल्स का एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलिए इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, है ना। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा जरूर मिलेगा। ठीक है, मतलब आपको समझ में तो आएगा ये हर एक क्वेश्चन, लेकिन आपको एक एडवांटेज भी मिलेगा, वो आपको मालूम चल जाएगा वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब यहाँ पे दो फिगर हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें दिया है डी जो है वो पैरेलल है बीसी के। डी जो है वो पैरेलल है किसके? बीसी के। तो कह रहा है फाइंड ईसी, मतलब ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है दोनों ही फिगर में। यही लाइन डी है ना, ये डी और ये ई, तो लाइन का नाम होगा डी। ये बी और ये सी, तो लाइन का नाम होगा बी सी। तो डी जो है वो पैरेलल है बी सी के। इसमें भी डी जो है, डी और ई, डी जो है वो पैरेलल है बी सी के। ऐसा क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ कि जो डी है वो पैरेलल है बी सी के। ऐसे एरो से दिखा देंगे तो मालूम चलेगा कि पैरेलल है। और यहाँ पे भी ये वाली जो लाइन है इस वाले लाइन के पैरेलल है, यानी डी जो है वो पैरेलल है बीसी की। ठीक है, अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग इस वाले फिगर को देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, मैं प्रूफ नहीं करूँगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। प्रूफ मैंने अलग से वीडियो में कराया है, आप सर्च कर लीजिएगा थेल्स थ्योरम बाई एप्सिलॉन, आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग थेल्स थ्योरम को पहले समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। प्रूफ नहीं बताऊंगा लेकिन थेल्स थ्योरम का। ठीक है, देखिए थेल्स थ्योरम को समझना है तो मानिए हमारे पास एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ये साइड मान लीजिए ए है, ये साइड मान लीजिए बी है, ये साइड मान लीजिए सी है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और मानिए हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, इस तरह से जा रही है लाइन। अब ये जो लाइन है इसे हम लोग मान लेते हैं एक्स और वाई। ठीक है, ये वाली लाइन इस BC के पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। तो थेल्स ने कहा, थेल्स ने प्रूफ किया, कहा भी नहीं, कि आप जब इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ निकालेंगे, इस वाले साइड का नाम क्या है? ए और एक्स। तो जब आप AX का रेशियो निकालेंगे XB के साथ, XB के साथ, तो ये इक्वल आएगा जब आप इस वाले साइड का रेशियो निकालेंगे इस वाले साइड के साथ, यानी AY बाई वाई सी। AY बाई वाई सी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो मैंने चीज़ लिखी है ना, ये आपको लिखना आने चाहिए। अगर ये आप लिख नहीं पाएंगे तो सवाल नहीं लगेगा। और ये भी बात सही है कि इसको आपको रटना नहीं है, समझना है कि लिखना कैसे है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या होती है कि ये जो लाइन है ना XY, ये इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए, तभी आप थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई कैसे करेंगे? आप इस वाले साइड को लिखिए AX, इस वाले साइड को लिखिए XB, मैंने वही लिखा है। इस वाले साइड को लिखिए AY, इस वाले साइड को लिखिए YC, और ऐसे बीच में डिवाइड का साइन लगा दीजिए। तो ये जो दोनों रेशियो होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। बात समझ आई? इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ, यानी AX बाई XB, इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ, यानी AY बाई YC, ये आपस में इक्वल होता है। क्या ये लिखना आपको आ जाएगा? आपको इस वाले साइड और इस वाले साइड का रेशियो निकालना है, इस वाले साइड और इस वाले साइड का रेशियो निकालना होगा, लेकिन कब? जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको थेल्स थ्योरम समझा दिया। अब हम लोग इसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो पहला वाला फिगर है, हमें इसमें EC फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या बोला था? D पैरेलल है BC के, तो मैंने वो टिक लगा दिया था कि ये वाली जो लाइन है वो इस वाले लाइन के पैरेलल है। और ये आपको ट्रायंगल तो दिख ही रहा होगा। इस वाले ट्रायंगल में ये जो साइड है वो इस साइड के पैरेलल है, यानी हम लोग थेल्स थ्योरम में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए पहले लिखेंगे कैसे। मैं लिखूंगा सिंस DE इज पैरेलल टू BC, क्योंकि D जो है वो पैरेलल है BC के, तो इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये लिखने आना चाहिए आपको, मतलब इस वाले ट्रायंगल में। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं कह सकता हूँ कि
AD और DB का रेशियो, AD बाई DB ये इक्वल होगा AE का रेशियो EC के साथ, यानी AE बाई EC। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना। अरे भाई, इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ, मैंने उसी का नाम लिखा है, इक्वल होगा इस वाले साइड का रेशियो निकालिए इस वाले साइड के साथ। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आई? तो बस अब तो कुछ करना ही नहीं है। हमें AD की वैल्यू पता है, AD की वैल्यू है 1.5, तो यहाँ 1.5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई DB वाली लाइन है, इसकी वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नीचे 3 इजगल टू AE की वैल्यू ध्यान से देखिए 1 है, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई EC नहीं पता हमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? EC को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यही प्रोसेस होता है। तो EC जब 1.5 में मल्टीप्लाई होगा तो 1.5 EC आ जाएगा, इजगल टू 3 जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। 1.5 EC के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड आ जाएगा, तो जाएगा 3 बाई 1.5। अब ये डिवाइड तो आप कर सकते हैं, ठीक है, ये पॉइंट हटाइए, ऊपर 0 लग जाएगा, 15 1 15, 15 2 30। EC की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, है ना। ये EC की वैल्यू आ गई पहले वाले केस में। ठीक है, दूसरे वाले में AD फाइंड करना है। AD मतलब ये वाली लाइन हमें फाइंड करनी है, कितने सेंटीमीटर की है। ठीक है, फाइंड कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें भी तो ये जो DE था वो पैरेलल था ना BC के। क्वेश्चन में बोला था कि दोनों में DE पैरेलल है BC के, DE जो है वो पैरेलल है BC के, क्वेश्चन में बोला था। तो ये भी एक ट्रायंगल है हमारे पास, इस ट्रायंगल में DE जो है वो पैरेलल है BC के, यानी थियरम्स थ्योरम में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा सिंस DE इज पैरेलल टू BC, मतलब ये DE जो है वो BC के पैरेलल है, देन इन ट्रायंगल ABC, ABC वाले ट्रायंगल में इस साइड का रेशियो अगर इस साइड के साथ निकाला जाए, यानी AD बाई DB ये इक्वल आता है जब आप इस साइड का रेशियो निकालें इस साइड के साथ, यानी AE बाई EC। सही बात है, इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ, इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ। ठीक है, रीजन लिख दीजिएगा बाई थियरम्स थ्योरम। ठीक है, रीजन लिख सकते हैं आप, रीजन लिखना भी पड़ता है। AD की वैल्यू क्या है? AD की वैल्यू नहीं पता है तो AD की जगह AD रहने देंगे, डिवाइडेड बाई DB की वैल्यू हमें पता है, DB की वैल्यू है 7.2, नीचे 7.2 आ जाएगा, इजगल टू AE की वैल्यू क्या है? AE की वैल्यू है 1.8, AE की जगह फिर मैं 1.8 लिख दूंगा, डिवाइडेड बाई EC की वैल्यू क्या है? 5.4 है, EC की जगह मैं 5.4 लिख दूंगा। ठीक है, EC की जगह 5.4 लिख दूंगा। ये सब तो आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं ना, ये तो आपको टफ नहीं लगता होगा, वैल्यू पुट किया मैंने बस सिंपली। अब क्या है, 7.2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में ला दीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? AD इजगल टू 1.8 डिवाइडेड बाई 5.4 मल्टीप्लाई बाई 7.2। अब सोचिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपको ये पॉइंट बहुत टफ लग रहा है, कुछ नहीं टफ है। यहाँ पॉइंट और यहाँ पॉइंट हटा दीजिए क्योंकि दोनों के बाद एक ही डिजिट है, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 18 3 बार में चल जाएगा, 3 जो है इसे 24 बार में काट देगा, और 24 बाई 10 क्या हो जाएगा? 2.4, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर लीजिएगा, 2.4 सेंटीमीटर आएगा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, कोई दिक्कत? यानी AD की वैल्यू आएगी 2.4। कितना सिंपल है, देख सकते हैं आप। अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ and PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल PQR। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। यहाँ पे 3 अलग अलग पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, हमें देखना है कि इनमें से कौन से केस में जो EF होगा वो QR के पैरेलल होगा। ठीक है, तो पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग। इस ट्रायंगल का नाम मैं रख रहा हूँ क्योंकि ट्रायंगल बोला है PQR लेना है, तो मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ PQR। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है कि जो EF है वो QR के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बीच में एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि पैरेलल होगा QR के, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा E और F, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था, E और F जो हैं वो दो पॉइंट्स हैं साइड PQ और PR पे। तो PQ वाले पे E है, PR वाले पे F है, ठीक है। और EF मिलके एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है चेक करिए इन तीनों में से कौन से केस में EF जो होगा वो QR के पैरेलल होगा, मतलब EF QR के पैरेलल होगा कौन से केस में, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, पहले मैं पहले वाले पार्ट में जो वैल्यूज गिवन है उन्हें लिख लेता हूँ, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में PE की वैल्यू 3.9 है, ठीक है। PE की मतलब 3.9, यहाँ पे 3.9 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। PE की वैल्यू 3.9 है। EQ की वैल्यू 3 है, EQ मतलब ये E और Q 3, ठीक है। PF की वैल्यू 3.6 है, तो यहाँ पे 3.6 आ जाएगा, यही PF है। फिर FR की वैल्यू 2.4 है, यहाँ पे 2.4 आ जाएगा। आप ही सोचिए, जस्ट सोचिएगा, अगर ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल होती तो आप जब इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ निकालते, इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ निकालते, तो दोनों आपस में इक्वल आते कि नहीं आते, अगर ये लाइन इसके पैरेलल होती तो, ठीक है। तो यही चेक करने का तरीका है कि पैरेलल होगा कि नहीं होगा। अगर पैरेलल होगा वो तभी होगा जब इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ आपस में इक्वल आएगा। निकाल कर देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें किसका किसका रेशियो निकालना है, PE और EQ का, ठीक है। अरे भाई इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ, तो PE और EQ है, तो PE बाई EQ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा PF, ये PF है ना, PF बाई FR, ठीक है। PF बाई FR। अभी बीच में मैंने कोई साइन नहीं लगाया कि इक्वल है कि नहीं है, अब वो वैल्यू पुट करने पर मालूम चलेगा ना इक्वल है कि नहीं है। तो PE की जगह मैं लिख सकता हूँ 3.9, क्योंकि PE की वैल्यू 3.9 है, यहाँ पे आ जाएगा 3.9। EQ की वैल्यू 3 है, तो मैं यहाँ पे नीचे 3 लिख दूंगा। PF की वैल्यू है 3.6, यहाँ पे 3.6 लिख दूंगा, डिवाइडेड बाई FR की वैल्यू है 2.4, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 लग जाएगा, यहाँ पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, हमें मिलेगा 39/30, और यहाँ मिलेगा हमें 36/24, ठीक है। तो 3 से ये कट रहा है 10 बार में, 13 बार में यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे 2 से कट रहा है, या फिर 4 से ही काट दीजिए, 4 9 ज़ा 36, 4 6 ज़ा 24, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। तो जब मैंने इसे सिंप्लीफाई किया तो मुझे मिला 13/10 और 3/2। क्या ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल हैं? इक्वल नहीं है, तो यानी यहाँ पे भी अनइक्वल का साइन आएगा, यहाँ पे भी अनइक्वल का साइन आएगा, यहाँ पे भी अनइक्वल का साइन आएगा। और ये अगर अनइक्वल है तो यानी ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल तो नहीं होगी, क्योंकि अगर पैरेलल होती तो थियल्स थ्योरम के अनुसार यहाँ पे तो इक्वल का साइन आना चाहिए था, यानी इक्वल नहीं है। इक्वल इसीलिए नहीं है क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है। तो पहले वाले केस में लाइन पैरेलल नहीं होगी, यहाँ पे नो लग जाएगा। इस वाले केस में लाइन पैरेलल नहीं है। क्या बात समझ में आई आपको? इस वाले केस में लाइन पैरेलल नहीं है। अब अगले वाले केस में चेक कर लेंगे, सेकंड वाले में सेम काम करना है, बस वैल्यू बदल देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू हटा दे रहा हूँ, 3.9, 3.6, 2.4, 3, ठीक है। बस वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ये सब हटा दीजिए, ठीक है। बीच में इक्वल वाला भी हटा देंगे, इक्वल है कि अनइक्वल हो तो वैल्यू पुट करने मालूम चलेगा ना। अब देखिएगा PE की वैल्यू इस बार 4 है, तो यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगा। QE की वैल्यू 4.5 है, तो यहाँ पे मैं 4.5 लिख दूंगा। PF की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे मैं 8 लिख दूंगा। RF की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे मैं 9 लिख दूंगा। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। तो PE की जगह मैं 4 लिख रहा हूँ, 4 डिवाइडेड बाई EQ की जगह 4.5, ठीक है। PF की जगह मैं 8 लिख रहा हूँ और यहाँ पे 9 लिख रहा हूँ। यहाँ से पॉइंट हटाइए, ऊपर 0 लग जाएगा। 5 से 8 बार में कटेगा, यहाँ नीचे 9 बार में कटेगा, तो यहाँ पे भी 8/9 आया और यहाँ पे भी 8/9। दोनों आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, यहाँ पे भी इक्वल का साइन आएगा, तो यहाँ पे भी इक्वल का साइन आएगा। इस बार इक्वल का साइन आ गया। इक्वल का साइन आ गया मतलब मैं कह सकता हूँ EF जो है वो QR के पैरेलल है बाय थियल्स थ्योरम। अरे भाई ये लाइन इसके पैरेलल होगा तभी ना ये रेशियो आपस में इक्वल आ रहा होगा, है ना। तो इस सेकंड वाले में यस होगा हमारा आंसर, ठीक है। पैरेलल होगा, क्यों पैरेलल होगा आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो दूसरा वाले का आंसर हो जाएगा यस, पैरेलल है भाई। अब देखिएगा थर्ड केस में है PQ की वैल्यू 1.28, मतलब PQ
याद रखिएगा पी क्यू मतलब ये पूरा का पूरा लाइन 1.28 है, पूरा का पूरा लाइन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है 1.28। पी आर की वैल्यू है 2.56, पी आर मतलब ये पूरा, ठीक है, ये जो पूरी लाइन है पी आर ये 2.56 दिया है, 2.56, ये पूरी की पूरी लाइन 2.56 है। P की वैल्यू 0.18 है मतलब ये वैल्यू 0.18 है, और PF की वैल्यू 0.36 है मतलब ये 0.36 है, ठीक है। एक बात बताइए, ये पूरी की पूरी लाइन 1.28 है, ये जो पूरी लाइन है वो 1.28 है, इसमें से ये वाला हिस्सा 0.18 है, तो ये हिस्सा कितना होगा, इसको इससे माइनस कर देंगे, निकल आएगा, है ना। तो माइनस कर दीजिए तो क्या आएगा, ये आएगा, माइनस कर लीजिएगा आप लोग, ये आएगा, ये 2 और 8 है 1.28, जब माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.10, ठीक है। माइनस करके देख लीजिएगा, ये 2 है, याद रखिएगा 8 जैसा दिख रहा है लेकिन ये 2 है, 1.28 है, पहले मैं बता दे रहा हूँ। उसी प्रकार ये पूरा का पूरा लाइन 2.56 है और ये इतना वाला पार्ट 0.36 है, तो अगर मुझे ये पार्ट चाहिए तो मैं इसमें से ये माइनस कर दूंगा, है ना। तो माइनस कर दीजिए 2.56 में 0.36, तो ये आपका आंसर आएगा 2.20, ठीक है, कोई दिक्कत। तो बस अब तो आसानी हो गया, है ना। P की वैल्यू 0.18 है तो मैं P की जगह लिखूंगा 0.18 डिवाइडेड बाई EQ की जगह लिखूंगा 1.10, PF की जगह लिखूंगा 0.36, यहाँ पे 0.36 आएगा, डिवाइडेड बाई FR की जगह लिखूंगा 2.20, नीचे आएगा 2.20, ठीक है। तो बस अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, नीचे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो कट जाएगा, हमें मिलेगा 0.18 डिवाइडेड बाई 110, 0.36 डिवाइडेड बाई 220। अच्छा एक बात बताइए, इस वाले जीरो का कोई मतलब है नहीं, हटा दूंगा, इस वाले जीरो का भी कोई मतलब नहीं है, हटा दीजिए। अब देखिएगा, इसे आप 2 से काटिए 18 बार में कटेगा, नीचे वाले को काटिए 110 बार में कटेगा, आएगा क्या 18/110, इधर भी आएगा 18/110, दोनों इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल का साइन, यहाँ पे भी इक्वल का साइन, यहाँ पे भी इक्वल का साइन, इक्वल का साइन आ गया। ये तभी आ सकता है, ये रेशियो तभी इक्वल आ सकता है जब ये लाइन इसके पैरेलल हो, पैरेलल नहीं होती तो आप थेल्स थ्योरम अप्लाई कैसे कर पाते, है ना। ये लाइन इसके पैरेलल होगी तभी ना, ठीक है। तो बस काम हो गया, यानी तीसरे वाले का भी आंसर होगा यस, ठीक है, तीसरा वाला भी पैरेलल का केस है, ठीक है। बात समझ आई, प्रोसेस नोट कर लीजिए, ये वाला अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इन फिगर 6.18 इफ LM इज इक्वल टू CB, मतलब ये जो LM है वो इस CB के पैरेलल है, LM CB के पैरेलल है, क्वेश्चन में बोला है तो भाई नोट कर लेंगे हम लोग इस बात को। तो यहाँ पे मैं बना ले रहा हूँ कि LM जो है वो CB के पैरेलल है, फिर कह रहा है LN CD के पैरेलल है, तो LN यानी ये वाली लाइन CD के पैरेलल है, यानी इस वाली लाइन के। अरे क्वेश्चन में क्या बोला था, LN जो है वो CD के पैरेलल है, मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो कह रहा है ये प्रूफ करिए। तो ये तो आ जाएगा, पहले देखिए करेंगे क्या। मैं जो ये ऊपर वाला ट्रायंगल है ना, इतना पार्ट देखिएगा ध्यान से, इसे मैं अलग बनाऊंगा, ठीक है। इस ऊपर वाले पार्ट वाले ट्रायंगल को मैं ऊपर बनाऊंगा और नीचे वाले पार्ट वाले ट्रायंगल को अलग बनाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मैंने इस वाले पार्ट को अलग बना लिया है ना। अब उसी तरह नीचे वाले को भी अलग बना लूंगा। तो देखिएगा मैंने नीचे वाले पार्ट को भी अलग बना लिया है, देखिए ये रहा, ठीक है। अभी कुछ देर के लिए नीचे वाले को भूल जाइए, बस इस वाले पे ध्यान दीजिए। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, इसका नाम क्या है ABC, मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल में LM जो है वो BC के पैरेलल है, LM जो है वो BC के पैरेलल है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC LM इज पैरेलल टू BC। अगर LM पैरेलल है BC के, LM अगर पैरेलल है BC के, तो यानी मैं थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। थेल्स थ्योरम क्या कहता है, इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल होगा। यानी अगर मैं इस साइड का रेशियो यानी AM इसका रेशियो निकालूं
MB के साथ। तो ये इक्वल आएगा जब मैं AL का रेशियो निकालूंगा LC के साथ, है ना। ये मैंने अभी आपको सिखाया था, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, काम हो गया। अब यही चीज मैं सेकंड ट्रायंगल में भी अप्लाई कर सकता हूं। इस वाले ट्रायंगल में भी तो मैं सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकता हूं ना। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं लिखूंगा सेकंड वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, ACD। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ACD, इसमें LN जो है वो CD के पैरेलल है, LN जो है वो CD के पैरेलल है। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ACD LN इज पैरेलल टू CD। कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा है तो जब आप इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ निकालेंगे, यानी AL का रेशियो LC के साथ निकालेंगे, तो ये इक्वल आएगा AN का रेशियो जब आप ND के साथ निकालेंगे, AN का रेशियो जब आप ND के साथ निकालेंगे, ठीक है। इसे मैं इक्वेशन 2 मान लूंगा, कोई दिक्कत। अब ये जो दो रेशियो बने हैं, इन दोनों रेशियो में आपको कुछ खास बातें दिख रही होंगी। AM बाई MB AL बाई LC के इक्वल है, AL बाई LC AN बाई ND के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। एक काम करते हैं, ये जो रेशियो लिखा है ना, इसे मैं इसके जस्ट नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। तो देखिए मैंने इस वाले रेशियो को यहां पे लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। AL बाई LC AN बाई ND के इक्वल है ना। AL बाई LC AM बाई MB के इक्वल है। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे? ये चीज इसके इक्वल है और यही चीज इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। बात समझिए भाई, ठीक है। या फिर मैं आपके काम को और आसान बना देता हूँ, चिंता न करिए। नहीं समझ आ रहा तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। चिंता न करिए, समझ में आ जाएगा अगर नहीं समझ आ रहा था तो। ये जो रेशियो लिखा था ना AM बाई MB इज इक्वल टू AL बाई LC, मैं इसे उल्टा लिखा हूँ। इसे मैं इस वाले रेशियो को पहले लिख रहा हूँ यहाँ पे, AL बाई LC इज इक्वल टू, इस वाले को बाद में लिख रहा हूँ। ऐसा तो लिख सकते हैं ना, AM बाई MB, ठीक है। अब देखिएगा, ये और ये तो इक्वल है ना, दोनों सेम चीजें हैं, दोनों सेम चीजें हैं, यानी इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन आएगा, तो इन दोनों के बीच में भी इक्वल का साइन आएगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं AN बाई ND, AN बाई ND ये इक्वल होगा AM बाई MB के, AM बाई MB के। अब आप लोग कहेंगे प्रूफ तो इवन ने किया। प्रूफ में देखिए AM ऊपर आ रहा है, हम लोग का AM ऊपर आ रहा है, AN ऊपर आ रहा है, AN भी ऊपर आ रहा है, नीचे दिक्कत आ रही है, नीचे जो है वो दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो इस दिक्कत को हम लोग दूर कर देंगे, चिंता नहीं करिए। नीचे वाला चीज़ अलग आ रहा है ना, अभी इस दिक्कत को हम लोग दूर कर देंगे, ठीक है। पहले नोट करिए ये सब चीज़ें नोट कर लीजिए, और ये दोनों फिगर मैं अभी मिटा दूंगा क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी अदरवाइज, ठीक है। अब देखिए AN बाई ND लिखा है, AM बाई MB लिखा है, इससे मैं उल्टा करके लिख सकता हूँ क्या? लिखा हुआ था AN बाई ND, मैं लिखूंगा ND बाई AN, कोई दिक्कत? इजगल टू AM बाई MB है तो इसे भी उल्टा लिखना पड़ेगा, MB बाई AM, ठीक है। अब दोनों ही साइड अगर मैं 1 जोड़ दूं, यहाँ पे भी 1 जोड़ दूं और यहाँ पे भी 1 जोड़ दूं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? दोनों तो अभी भी इक्वल ही रहेंगे। मैंने जो काम किया है वो दोनों के साथ किया है, इसको भी एक टॉफी दी है, इस वाले को भी एक टॉफी दी है, दोनों साइड 1 जोड़ दिया है मैंने। ऐसा तो कर सकते हैं ना। ऐसा करने का फायदा देखिएगा, AN जो है 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो AN प्लस ND हो जाएगा, डिवाइडेड बाई AN, एलसीएम लेना तो आता ही होगा। इस चीज़ को मैंने 1 में मल्टीप्लाई किया है और ND में जोड़ दिया है। अरे भाई, जब आप ऐसे सॉल्व करते थे 1 + 2/3, तो 3 को 1 में मल्टीप्लाई करते थे ना, तो फिर 3 + 2/3 लिखते थे। ये सब भी करना कोई सिखाएगा क्या? नहीं ना। तो इस AN को मैंने 1 में मल्टीप्लाई किया, ND के साथ जोड़ दिया, तो AN प्लस ND आ गया। इसी तरह AM को जब मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा MB प्लस AM और होल डिवाइडेड बाई AM, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, AN प्लस ND है, AN प्लस ND है, यानी इस वाले लाइन को आप जोड़ रहे हैं इस वाले लाइन के साथ, सही बात है। इस वाले लाइन को आप जोड़ रहे हैं इस वाले लाइन के साथ, तो AN प्लस ND करने पे AD नहीं आएगा, AD बिल्कुल आएगा, यानी ये ऊपर वाला टर्म हो जाएगा AD, तो AD बाई AN, ठीक है, इज इक्वल टू
अब देखिए एम बी प्लस ए एम है, एम बी प्लस ए एम, एम बी ये रहा, ए एम ये रहा, इन दोनों लाइन को जोड़ेंगे तो ए बी नहीं आ जाएगा। इस ए एम और इस एम बी को जोड़िए, यही बोला ना, एम बी और ए एम, एम बी और ए एम को जोड़िए तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी बाई ए एम। अब इस रेशियो को उल्टा वापस कर दीजिए, जैसे यहाँ पे उल्टा किए थे वापस उल्टा कर दीजिए। उल्टा करेंगे तो एन ऊपर आ जाएगा, ए डी नीचे आ जाएगा, फिर ए एम जो है ऊपर चला जाएगा और ए बी नीचे आ जाएगा। और यही प्रूफ में लाना था, देख लीजिए प्रूफ में यही आया है, बस उल्टा आया। ठीक है, ए एम बाई ए बी मैंने आर एच एस में लिखा है, ए एन बाई एन डी सॉरी ए डी मैंने एल एच एस में लिखा है। ठीक है, देखिए प्रूफ कठिन नहीं है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बात समझ आई? आपको लग रहा होगा ये सब क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक कुछ भी कभी भी कुछ भी हो जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है, कुछ भी कभी भी नहीं हो जा रहा है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। शुरुआत में सबको कठिन लगता है। फिर से समझा दे रहा हूँ मैंने क्या किया है। ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल था ऊपर वाला, इसमें मैंने थेल्स थ्योरम लगाया तो हमें ये रेशियो मिला। सेकंड वाले में मैंने थेल्स थ्योरम लगाया तो हमें ये रेशियो मिला। क्योंकि दोनों इक्वल थे तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ये चीज़ इस वाले चीज़ के इक्वल होगी, तो मैंने वही लिखा। यहाँ से आगे बढ़ना दिक्कत वाला काम हो सकता है। ये अगर इक्वल आ गया है, क्योंकि नीचे तो ए बी और ए डी आ रहा था, हमारा तो एन डी और एम बी आ रहा है ना, जो कि सही नहीं है। प्रूफ में तो कुछ और आना था। तो मैंने देखा इसको अगर उल्टा करके लिख दिया है तो उल्टा करेंगे तो एन डी ऊपर हो जाएगा ना, पहले एन डी नीचे था फिर ऊपर हो जाएगा, ए एन नीचे हो जाएगा, ए एन नीचे हो जाएगा। अब भाई जब इसमें उल्टा कर रहे हैं तो बगल वाले में भी उल्टा करना पड़ेगा। तो ए एम को मैंने नीचे कर दिया, एम बी को ऊपर कर दिया। ठीक है, और फिर दोनों ही साइड वन जोड़ दिया। वन जोड़ने का फायदा क्या मिला कि ए एन जो है वो वन के साथ मल्टीप्लाई होकर ए एन प्लस एन डी दे देगा, ए एम जो है वो वन के साथ मल्टीप्लाई होकर एम बी प्लस ए एम दे देगा, ए एन प्लस एन डी ए डी हो जाएगा, एम बी प्लस ए एम ए बी हो जाएगा। फिर इस वाले रेशियो और इस वाले रेशियो दोनों को वापस उल्टा कर देंगे तो ए एन नीचे था, ए एन ऊपर आ जाएगा, ए डी ऊपर था नीचे आ जाएगा। सेम काम यहाँ पे भी, ए एम नीचे था ऊपर आ गया, ए बी ऊपर था नीचे चला गया। और यही प्रूफ में लाना था, हेंस प्रूफ्ड, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है इन फिगर 6.19 डी इज पैरेलल टू ए सी। डी ई, डी कहाँ भाई, ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है। ये टिक बताएगा कि कौन किसके पैरेलल है। फिर कह रहा है डी एफ ए ई के पैरेलल है। तो डी एफ मतलब ये वाली लाइन ना, इस पर मैं डबल एरो लगा दे रहा हूँ। डी एफ ए ई के पैरेलल है, यानी ये इस वाले लाइन के पैरेलल है। इससे मालूम चलेगा कि कौन किसके पैरेलल है। ठीक है, और कुछ नहीं, हमें प्रूफ करना ही है। बी एफ बाई एफ ई, बी ई बाई ई सी, इसे प्रूफ करना है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, देखिएगा कैसे। आपको यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स नज़र आ रहे होंगे, मुझे तो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, देखिएगा कौन से 2 ट्रायंगल्स हैं। मैं इस वाले ट्रायंगल को सिलेक्ट करूँगा पहले, इतने पार्ट को सिलेक्ट कर लें तो कोई दिक्कत नहीं ना है, अलग से बनाऊँगा, बना ले रहे हैं। तो देखिए मैंने इस वाले पार्ट को अलग बना लिया, इस वाले पार्ट को, ये दिख रहा है ना एकदम सेम टू सेम अलग बना लिया मैंने। इससे फ़ायदा देखिएगा, फ़ायदा क्या होगा अभी आपको नज़र आ जाएगा। पहले नाम लिख लेते हैं, ए और ई था, यहाँ ए था, यहाँ ई था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे डी था और यहाँ पे एफ था। ठीक है, मैंने इस वाले लाइन को भी बनाया है, इस वाले लाइन, क्योंकि ये लाइन जो है ना इसके पैरेलल है, जिससे मैं थेल्स थ्योरम में अप्लाई कर लूँगा। ये लाइन इसके पैरेलल है, तो टिक भी लगा लेंगे। ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, 2 टिक लगाया था तो 2 टिक ही लगाएंगे। तो अगर पैरेलल है तो हम लोग थेल्स थ्योरम में अप्लाई कर सकते हैं ना। ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम में अप्लाई कर लेंगे, यानी इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ, इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ आपस में इक्वल होगा। सही बात है, लिखूंगा मैं भाई। ये कौन सी साइड है, इसका नाम है बी डी। तो बी डी जो है डिवाइडेड बाई डी ए, अरे भाई बी डी डिवाइडेड बाई डी ए, ये इक्वल आएगा बी एफ डिवाइडेड बाई एफ ई। सही बात है, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब इस ट्रायंगल का काम हो गया है, मैं इसे मिटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। इस ट्रायंगल का काम हो चुका है, मैं इसे हटा दूंगा। अब देखिए मैंने इस बड़े वाले ट्रायंगल को अलग बनाया है, बड़े वाले ट्रायंगल को, और इसमें इस वाले लाइन को लिया है क्योंकि ये जो लाइन थी इस वाले लाइन के पैरेलल थी। इस वाले लाइन को मैंने लिया, देखिए यहाँ पर। ठीक है, कि वो पैरेलल है ना, तो इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। नाम लिख लेते हैं पहले, ए बी सी नाम है बड़े वाले का, ए बी सी नाम है, इसका नाम है डी और ई, और ये जो है वो इसके पैरेलल है। ऐसा फिगर में देख सकते हैं, मैंने बस
और ये पार्ट हटा दिया है, बाकी फिगर सेम टू सेम है। अब क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो इसमें भी थेल्स थ्योरम अप्लाई कर लेंगे, यानी इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ इक्वल होगा। ठीक है, अब तो आपके हैबिट में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ इस वाले साइड का रेशियो यानी बी डी डिवाइडेड बाई डी ए, ये इक्वल होगा बी ई डिवाइडेड बाई ई सी के। ठीक है, इसे मैं 2 मान लूँगा। अब देखिए, अब तो कुछ रह ही नहीं गया, ये और ये आपस में इक्वल नहीं है क्या? दोनों सेम ही चीज़ें तो हैं, ये और ये रेशियो आपस में सेम है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगा सकते हैं। अब भाई जब इधर इक्वल का साइन लगा रहे हैं तो इधर भी लगाना पड़ेगा, और बस मुझे इधर वाले से ही मतलब था, इस वाले से ही, इसको मैं अलग से लिख लूँगा, क्या दिक्कत है? तो मैं लिख रहा हूँ ये वाला चीज़ बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई, ये इक्वल हो जाएगा इसके बी ई बाई सी के, बी ई बाई ई सी के। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ से हटा दीजिए, काम हो गया। ये कैसे आया है? बाय यूजिंग 1 and 2, 1 and 2। ठीक है, काम हो गया। तो 2 बार थेल्स थ्योरम अप्लाई करना पड़ रहा है इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर 6.20, मतलब इस वाले फिगर में D जो है वो Q के पैरेलल है। इसका मतलब क्या है? D मतलब ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है। ठीक है, इस वाले लाइन के पैरेलल कह रहा है। DF जो है वो OR के पैरेलल है। DF मतलब ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रूफ करिए कि EF जो है वो QR के पैरेलल है, मतलब ये जो बीच वाली लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है। तो कैसे प्रूफ करेंगे देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको ये क्या बीच वाला ट्रायंगल दिख रहा है? ये ट्रायंगल, इसको मैं अलग बना लूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं ना? मैं अलग बनाने जा रहा हूँ, अभी आपको कुछ देर में वो ट्रायंगल नज़र आ जाएगा। तो देखिए ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया है ये यहाँ पे है कि नहीं है ना? तो मैंने इसे बस अलग बनाया है। तो बताइए इस ट्रायंगल का नाम क्या था? P Q O E और D है। यहाँ पे मैं E लिखूंगा, यहाँ पे D लिखूंगा। ठीक, कह रहा था क्वेश्चन में D जो है वो OQ के पैरेलल है, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है। तो थेल्स थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, क्या नाम है इस बड़े वाले ट्रायंगल का? PQO। P जो है वो EQ के सॉरी PE का जब आप रेशियो निकालेंगे EQ के साथ, PE का जो रेशियो निकालेंगे EQ के साथ, ये इक्वल आएगा जब आप PD का रेशियो निकालेंगे DO के साथ, PD का रेशियो निकालेंगे DO के साथ। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा इन ट्रायंगल PQO ED जो है वो पैरेलल है OQ के, तभी ना ये रेशियो लिख रहे हैं आप थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करके। मैंने कहा क्या है? मैंने कहा ये इसके पैरेलल है तो मैं थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ, यानी इसका रेशियो इसके साथ P बाई Q, इसका रेशियो इसके साथ PD बाई DO इक्वल होगा आपस में। वही मैंने लिखा है, थेल्स थ्योरम अप्लाई किया, और क्या। अब मैं इस ट्रायंगल को मिटा दूंगा, इसका काम हो गया है, इस ट्रायंगल को मैं मिटा दूंगा। ठीक है, अब देखिए आपको इसमें सेकंड ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, ये, इसको मैं इस बार अलग बनाऊंगा। देखिए मैंने अलग बना लिया है ना? इस वाले ट्रायंगल को मैंने अलग बना लिया है यहाँ पे, क्योंकि ये जो छोटी सी लाइन दिख रही थी इसके पैरेलल थी। मैंने इस छोटी लाइन को भी अलग बना लिया है। नाम लिख देंगे, इसका नाम है POR, और यहाँ पे है D और यहाँ पे है F, ये वाला इसके पैरेलल है। तो मैं थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। थेल्स थ्योरम कहता है इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल होगा, इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ आपस में इक्वल होगा, है ना? यही कहता था थेल्स थ्योरम। मैं लिखूंगा पहले इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है इस बार? POR वाले ट्रायंगल में DF जो है वो OR के पैरेलल होगा, DF पैरेलल होगा OR के। ठीक, तो मैं कह रहा हूँ PD का रेशियो DO के साथ निकालिए, PD का रेशियो DO के साथ निकालिए। ठीक है, ये PD है, नहीं तो वो जैसा लगेगा आपको। PD का रेशियो DO के साथ निकालिए तो ये इक्वल आएगा। जब आप PF का रेशियो FR के साथ निकालेंगे, PF का रेशियो FR के साथ निकालेंगे तो ये इक्वल आएगा। इस इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है,
अब यहाँ से देखिए हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, ये जो चीज़ है वो इसके इक्वल है, यहाँ पे भी पी डी बाई डी ओ लिखा है, यहाँ पे भी पी डी बाई डी ओ लिखा है, ये डी है याद रखिएगा, ये भी डी है, तो पी डी बाई डी ओ इस पी डी बाई डी ओ के इक्वल है, यानी ये इसके इक्वल होगा। अरे भाई जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे, है ना। तो मैं वही लिखने जा रहा हूँ, ये पी बाई क्यू, पी बाई क्यू ये इक्वल हो जाएगा एफ आर बाई एफ आर के, सॉरी पी एफ बाई एफ आर के, है ना। और ये मैंने कैसे लिखा है, बाई 1 and 2, 1 और 2 को साथ में लेकर लिखा है ना। तो आप देखिएगा ध्यान से, ये जो रेशियो हमें मिला है ना, ये बहुत काम का रेशियो है। हमें हालांकि ये नहीं लाना था, हमें कुछ और लाना था, हमें लाना था ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल होगा। एक ये जो बीच वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना, बीच वाला, ये इसको मैं अलग बनाने जा रहा हूँ इस लाइन के साथ। तो देखिए इस बड़े वाले ट्रायंगल का नाम लिख दे रहा हूँ मैं पी क्यू आर, बीच में 2 पॉइंट्स थे ई और एफ। हमें इस रेशियो से मिला क्या, ये जो रेशियो आया था इससे मिला क्या, इस वाले रेशियो को इस ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं। कह रहा है पी बाई क्यू मतलब इस साइड का रेशियो इसके साथ, कह रहा है इक्वल होगा पी एफ बाई एफ आर के मतलब इस साइड का रेशियो इसके साथ। ये क्या हो गया भाई, ये रेशियो और ये रेशियो मतलब इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल आ गया। और ये तभी आ सकता है जब ये लाइन इसके पैरेलल हो। तो मैं लिख दूंगा ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है, मैं लिख दूंगा देन इन ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब इस वाले ट्रायंगल में पी क्यू आर में ई एफ जो है वो पैरेलल होगा क्यू आर के, ई एफ जो होगा पैरेलल होगा क्यू आर के। ये तो प्रूफ भी करना था, तो हेंस प्रूव्ड, सिंपल। ये जो रेशियो आया था इसका इस्तेमाल करके मैंने पैरेलल प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन फिगर 6.21 ABC आर द पॉइंट्स ऑन द OP, OQ एंड OR रिस्पेक्टिवली सच दैट AB इज पैरेलल टू PQ। कह रहा है AB जो है, AB मतलब ये वाली लाइन AB पैरेलल है PQ के, मतलब इस वाले लाइन के, ठीक। फिर कह रहा है AC जो है वो PR के पैरेलल है। AC मतलब क्या, ये AC पैरेलल है PR के। यहाँ पे मैं 2 टिक लगा दे रहा हूँ जिससे फर्क मालूम चले आपको, ठीक है। फिर कह रहा है प्रूफ करिए BC जो है वो QR के पैरेलल होगा, मतलब फिर हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल होगी। कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, एकदम सिमिलर है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। मैं इस ट्रायंगल को अलग बनाऊंगा, इस वाले ट्रायंगल को अलग बनाऊंगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, मैंने इस वाले ट्रायंगल को अलग बना लिया है, इस वाले ट्रायंगल को यहाँ पे है। हालांकि मैंने ये बीच वाले लाइन को भी बनाया है इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में बोला था ये जो लाइन है बड़ी वाली इस छोटी वाली लाइन के पैरेलल है, यानी ये इसके पैरेलल है। उसके बाद मैं नाम लिख दूंगा, यहाँ पे P था, यहाँ पे Q था, यहाँ पे R था, फिर यहाँ पे A था और यहाँ पे B था। अब आप ही सोचिए ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, यानी मैं थेरेस थ्योरम में अप्लाई कर सकता हूँ। कौन से ट्रायंगल में अप्लाई करूँगा, इन ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, PQR, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे R नहीं होगा, यहाँ पे O होगा, यहाँ पे O होगा, है ना, गलत लिख दिया था मैंने। देखिए यहाँ पे O है, O होगा ना, नाम गलत हो जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मैं कौन से ट्रायंगल में अप्लाई करने जा रहा हूँ, इन ट्रायंगल PQO, इन ट्रायंगल PQO, ठीक है। क्या ये PQ AB के पैरेलल है, तो मैं लिख सकता हूँ PQ पैरेलल है AB के, क्वेश्चन में दिया ही है, ठीक है। अगर ऐसा है तो मैं थेरेस थ्योरम में इस्तेमाल कर सकता हूँ। थेरेस थ्योरम कहता है इसका रेशियो इसके साथ, यानी AO का रेशियो PA के साथ, AO का रेशियो PA के साथ इक्वल आएगा OB का रेशियो QB के साथ, OB का रेशियो QB के साथ, ठीक है। इतना काम तो हो गया। अब मैं इस ट्रायंगल को हटा दूंगा। अब देखिए मैंने इस वाले ट्रायंगल को अलग बनाया है, इस वाले ट्रायंगल को दिख रहा होगा आपको। हालांकि मैंने इस वाले लाइन को भी बनाया है क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो काम भी आएगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा R, ठीक है। नाम बहुत ध्यान से लिखिएगा। अब क्योंकि यहाँ पे लिख लीजिए नाम, इसका नाम था A और इसका नाम था C। क्योंकि AC और PR पैरेलल हैं ट्रायंगल POR में, मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR। AC जो है वो पैरेलल है PR के,
पैरेलल वाला लिख दिया मैंने 9। इसका मतलब ये वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ इक्वल होगा इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ, यानी AO और PA का रेशियो AO का रेशियो PA के साथ ये इक्वल आएगा, CO का रेशियो CR के साथ, CO का रेशियो CR के साथ। अरे भाई वही काम तो करते हैं जो अभी तक कर रहे थे, ठीक है। AO का रेशियो PA के साथ, तो वही मैंने लिखा है AO का रेशियो PA के साथ, OC का रेशियो CR के साथ इक्वल होगा। फिर देखिए ये चीज़ इसके इक्वल है, ये जो चीज़ है वो इसके इक्वल है, मतलब ये रेशियो और ये रेशियो आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगा इसको 1 मान लूँगा, इसे 2 मान लूँगा, फ्रॉम 1 एंड 2 मैं कह सकता हूँ ये वाला जो रेशियो है OB बाई QB ये इक्वल होगा CO बाई CR के, है ना, ठीक। अब फिर से वही बात, इस रेशियो का फ़ायदा क्या मिला? इस रेशियो का फ़ायदा मिलेगा पैरेलल दिखाने के लिए, क्योंकि दिखाना भी पैरेलल ही है। अब देखिएगा मैं क्या करूँगा, ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है ना इसको मैं अलग बना लूँगा, देखिएगा अब क्या मिलेगा। तो देखिए मैंने इस वाले ट्रायंगल को अलग बना लिया है, ये रहा, ठीक। OBCQR, ठीक है। हमें मिला क्या था? OB बाई QB मतलब इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, CO बाई CR के इक्वल है, यानी इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। ये ऐसा तभी हो सकता है जब BC वाला जो लाइन है वो QR वाले लाइन के पैरेलल हो, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल हो जाए। लिखूंगा हेंस BC इज पैरेलल टू QR। तो आप देख रहे हैं थियरम्स थ्योरम के मदद से मैं पैरेलल भी प्रूफ कर रहा हूँ, है ना, हेंस प्रूफ्ड। ये तो लाना था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1, मतलब थियरम्स थ्योरम की बात कर रहा है। 6.1 थियरम्स थ्योरम है, आपकी बुक में दिया होगा NCERT के। कह रहा है प्रूफ दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, मैं आपको सिखा दे रहा हूँ क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन का हिंदी क्या है मैं वो सब आपको बता दूंगा। कह रहा है एक ट्रायंगल मान लीजिए, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल मान लिया है, इसका नाम लिख दे रहा हूँ मैं A, B और C, ठीक है। यहाँ पे बीच में एक लाइन जा रही है, इसका नाम मैं लिख रहा हूँ D, इस नाम का E, ठीक है। D जो है वो इस AB का मिड पॉइंट है, मैं लिख दे रहा हूँ गिवन जो है गिवन है D इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट, D क्या है? मिड पॉइंट है, ठीक है। D मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल होगा ना। तो मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि अगर D मिड पॉइंट है तो E भी मिड पॉइंट होगा, लेकिन कब? जब DE पैरेलल हो BC के, ठीक है। तो मतलब गिवन में एक और गिवन है कि DE जो है, ये तो पहला गिवन था कि D मिड पॉइंट है, दूसरा गिवन है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, यानी ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है। तो हमें प्रूफ करना है कि E भी मिड पॉइंट होगा। हमें प्रूफ क्या करना है, लिख दे रहा हूँ मैं, हमें प्रूफ करना है कि E इज ऑल्सो मिड पॉइंट, E इज ऑल्सो मिड पॉइंट। बात समझ आ रही है? आप कहेंगे इसका प्रूफ तो बहुत लंबा था 9th में, लेकिन हम लोग थियरम्स थ्योरम का इस्तेमाल करके ना इस प्रूफ को मात्र 2 लाइन में ख़त्म कर देंगे। 2 लाइन का है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में बोला है कि एक ट्रायंगल मान लीजिए, उसमें एक D जो है मिड पॉइंट मान लीजिए, D से एक पैरेलल लाइन खींचिए BC के, वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, मान लेते हैं E पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो E भी मिड पॉइंट होगा। सिंपल बात ये कहूँ कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और D मिड पॉइंट है तो E भी मिड पॉइंट होगा, यही मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, साथ में ही D जो है वो मिड पॉइंट है, थ्योरम कहता है कि E भी मिड पॉइंट होगा, यही मिड पॉइंट थ्योरम है। तो अगर D मिड पॉइंट है मतलब ये साइड इसके इक्वल होगा। अब क्योंकि D जो है वो BC के पैरेलल है, D जो है वो BC के पैरेलल है, मतलब इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ आपस में इक्वल होगा। तो इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, यानी AD बाई DB ये इक्वल होगा AE बाई, यानी
इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, ए बाई ई सी, ए बाई ई सी। अच्छा, अगर डी मिड पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ए डी जो होगा, ए डी जो होगा वो इक्वल होगा डी बी के, है ना। तो ऐसा मैं कह सकता हूं कि इस डी बी के जगह वापस मैं ए डी लिख सकता हूं, क्योंकि डी बी जो है वो ए डी के इक्वल है। तो मैं लिखूंगा ए डी बाई डी बी के जगह ए डी बाई ए डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, है ना। ए डी से ए डी कट के 1 दे देगा, ये ए ई बाई ई सी आ जाएगा। ई सी को 1 में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, ई सी इज इक्वल टू ए ई सी इज इक्वल टू ए ई आ जाएगा, है ना। ई सी इज इक्वल टू ए ई, इसका मतलब क्या है, ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट के इक्वल है, और ये तभी हो सकता है जब ई जो है वो मिड पॉइंट हो जाए। यहाँ से मैं डायरेक्ट कहूँगा इम्प्लाई ई इज मिड पॉइंट, और यही प्रूफ भी करना था। तो देख सकना कितना छोटा है प्रूफ। थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल किया है मैंने, बाई थेल्स थ्योरम, यहाँ पे लिख लीजिएगा बाई थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करके मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ करना बहुत आसान है, ठीक है। इसका मैंने अलग से भी प्रूफ कराया है, आप वीडियो जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूफ दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू ट्रायंगल्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है इसका भी मैं हिंदी बता दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इस बार हमें 6.2 का यूज़ करना है। 6.2 आप लोग पढ़ लीजिएगा थ्योरम, अभी मैं क्वेश्चन में डिस्क्राइब भी कर दूंगा। पहले हमें ट्रायंगल लेना पड़ेगा एक, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड सवाल है। तो यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ट्रायंगल बनाया है, इसका नाम है ए, यहाँ पे नाम रहेगा बी, यहाँ पे नाम रहेगा सी, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप इस ए बी और इस ए सी के 2 मिड पॉइंट लीजिए। मैंने मान लिया यहाँ पे एक मिड पॉइंट है ई, यहाँ पे एक मिड पॉइंट है डी। तो मैं मान ले रहा हूँ लेट ई एंड डी आर मिड पॉइंट्स, ई एंड डी आर मिड पॉइंट्स, ये मैंने मान लिया। अगर ई मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है वो इस वाले पार्ट के इक्वल होगा, यानी ए ई बी के इक्वल होगा, ए ई इक्वल होगा ई बी के, और ए डी यानी ये ए डी ये डी सी के इक्वल होगा। ए डी किसके इक्वल होगा, डी सी के, सही बात है। तो कह रहा है प्रूफ करिए जो ई और डी को जो लाइन जोड़ेगी वो बी सी के पैरेलल होगी, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो डॉटेड लाइन जुड़ रही है वो पैरेलल हो बी सी के, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। मैं ज़रा क्या करूँगा, इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ निकालूंगा, इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ निकालूंगा। ऐसा निकाल सकता हूँ मैं, देखते हैं क्या आता है, क्या इक्वल आता है कि नहीं। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, यानी ए ई का रेशियो ई बी के साथ निकालूंगा, ए ई का रेशियो ई बी के साथ निकालूंगा, ठीक है। तो हमें निकालना पड़ेगा ए डी का रेशियो डी सी के साथ भी, तो मैं निकालूंगा ए डी का रेशियो डी सी के साथ भी। देखते हैं ये दोनों इक्वल हैं कि अनइक्वल हैं। अच्छा बताइए, ई बी जो है वो ए ई के इक्वल है, तो मैं इस ई बी की जगह ए लिख सकता हूँ, नीचे ए आ जाएगा, ठीक। ऊपर क्या जाएगा, ऊपर तो ए ही था, सही बात है। सिमिलरली डी सी जो है वो ए डी के इक्वल है, डी सी ए डी के इक्वल है, तो इस डी सी की जगह मैं ए डी लिख दूंगा, तो नीचे ए डी आ जाएगा, और ऊपर भी ए डी है। ए ई से ए ई कट के 1 आ जाएगा, ए डी से ए डी कट के 1 आ जाएगा, और 1 और 1 आपस में इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे भी इक्वल का साइन, यानी यहाँ पे भी इक्वल का साइन। तो देखिए हमें क्या मिला, हमें ये जो लाइन मिली है ना, इससे पैरेलल प्रूफ करते हैं नहीं करते हैं। हमें क्या मिला, ए ई बाई ई बी, यानी इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ ये इक्वल है ए डी बाई डी सी, यानी इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, सही बात है। तो बस काम खत्म। अगर ये ऐसा है यानी ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल होगी, यानी ये लाइन यहाँ पे पैरेलल होगी, तो मैं कह सकता हूँ इम्प्लाई करेगा ई डी इज पैरेलल टू बी सी। और यही प्रूफ भी करना था कि जो लाइन ज्वाइन करेंगे मिड पॉइंट्स को वो पैरेलल होगा नीचे वाले साइड यानी बी सी के। समझ में आई बात। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम
इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो सबसे पहले हमें एक ट्रेपेजियम लेना पड़ेगा। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेपेजियम लिया है, इसका नाम हम लोग लिख देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी। क्वेश्चन में बोला है कि ए बी जो है वो पैरेलल होगा डी सी के। क्वेश्चन में बोला है ना ये लाइन ए बी पैरेलल है डी सी के, तो ए बी वाली लाइन पैरेलल है डी सी के, तो मैं इस तरह से एरो बना दूंगा जिससे मालूम चले कि वो लाइंस पैरेलल हैं, है ना। अब क्वेश्चन में बोल रहा है इनके डायगोनल्स के बारे में, तो पहले डायगोनल्स बना लेंगे हम लोग। तो ये रहा पहला डायगोनल और ये रहा दूसरा डायगोनल। ये दो डायगोनल इस तरह से हैं। दोनों डायगोनल्स जो हैं वो क्वेश्चन में बोला है ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यानी ये दोनों ओ पर मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन में दिखाना है ए ओ बाई बी ओ इक्वल होगा सी ओ बाई डी ओ के। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे इसमें थेल्स थ्योरम कैसे अप्लाई करें, है ना। बात आपकी सही है। देखिए हम लोग करेंगे क्या, मैं आपको बता रहा हूं। हम लोग ना ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है इतना पार्ट, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये अगर सोचिए इसको मैं फ्लिप कर दूं। फ्लिप कहने का मतलब क्या है मेरा, इस ट्रायंगल को जस्ट यहां पे बना दूं। ठीक है, मतलब ये जो ट्रायंगल है अगर इससे मैं रिकंस्ट्रक्ट करके यहां पे ला दूं तो फिर काम हो सकता है। तो यहां पे हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिएगा सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। ओके, मैं क्या कंस्ट्रक्ट करने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जितना ये OB है ना उतना ही मैं यहां पे एक पॉइंट C लूंगा, या C तो आ चुका है, मैं कोई पॉइंट M ले रहा हूं। मैं पॉइंट M इस तरह से ले रहा हूं कि ये MO जो है वो OB के इक्वल है, और यहां पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूं N। इस M और N को इस तरह से मिलाऊंगा कि ये जो AB वाली लाइन है वो MN के पैरेलल है। यही सबसे पहला क्राइटेरिया होगा। ठीक है, मैं क्या किया हूं वापस समझा रहा हूं। मैंने ये जितनी लेंथ थी ना OB, सेम लेंथ का यहां पे एक लाइन लिया है, इतना पार्ट, ये और ये लेंथ आपस में सेम है, मतलब ये M और O इक्वल है O और B के, ये लेंथ इसके इक्वल है। इस तरह से मैंने इस पॉइंट M को चूज किया है। फिर मैंने इस पॉइंट M से पैरेलल लाइन ड्रॉ की, इस तरह से पैरेलल लाइन ड्रॉ की जो कि AB के पैरेलल हो, AB के क्या हो, पैरेलल हो। तो ये इस लाइन को कट करेगी। इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया N। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पता है क्या करेंगे, हम लोग देख सकते हैं ये जो MN वाली लाइन है वो DC के पैरेलल है, तो इस वाले ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, और दूसरा स्टेप होगा हमारा, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें। ये दो स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है, ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया है इसकी हेल्प से मैं इस वाले ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम लगा दूं। उसके बाद ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं। ठीक है, यही हमारा काम होगा। तो पहले लिख लेते हैं मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया है। मैंने कंस्ट्रक्ट किया है चूज अ पॉइंट। मैंने एक पॉइंट चूज किया है M। देखिए ध्यान से, मैंने यहां पे एक पॉइंट चूज किया है M ऑन लाइन DB। मैंने इस DB वाली लाइन पर एक पॉइंट M चूज किया है। ओके, किस तरह से चूज किया है, इस तरह से चूज किया है, यानी सच दैट, इस तरह से चूज किया है सच दैट MO इज इक्वल टू BO। मतलब ये जो लेंथ है वो इस लेंथ के इक्वल रहे, इस तरह से मैंने चूज किया है। और फिर मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है MN। देन वी ड्रॉ अ पैरेलल लाइन। इस साइन का मतलब होता है पैरेलल लाइन। ठीक है, बता दे रहा हूं आपको। वी ड्रॉ अ पैरेलल लाइन MN जो कि पैरेलल होगा AB के। मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की है MN जो कि AB को पैरेलल है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया ना, बस इसी को इंग्लिश में मैंने लिखा है, ये सब लिखना जरूरी होता है। ठीक है, नहीं तो फिर मार्क्स कटेंगे। अब प्रूफ देखिए हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग को ये चीज लानी है, लेकिन अभी इस पे इतना फोकस मत रखिएगा कि ये आएगा कैसे। अब देखिए मैंने क्या बताया था, इस वाले ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम अप्लाई करिए। तो मैं लिखूंगा सिंस, क्योंकि
एम एन पैरेलल है ए बी के, अरे भाई ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है, ठीक है, एंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है, तो अल्टीमेटली मैंने कह सकता हूं क्या कि एम एन पैरेलल होगा डी सी के, ये वाली लाइन इस वाले लाइन के भी तो पैरेलल होगी। फिर से सुनिए, ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है, ठीक है, ये वाले लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है, बिल्कुल ठीक है, तो मैं कह सकता हूं ये लाइन और ये लाइन भी आपस में पैरेलल होंगी, बिल्कुल सही बात है। तो मैं लिखूंगा ये इंप्लाई करेगा कि एम एन जो है वो पैरेलल होगा डीसी के, ठीक है। अब देखिए, देन इन ट्रायंगल ओडीसी, ठीक है, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो मैं इस ओडीसी वाले ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम अप्लाई करूंगा। थेल्स थ्योरम क्या कहता है? थेल्स थ्योरम कहता है कि इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ इक्वल होगा इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने वही लिख रहा हूं कि OM का रेशियो MD के साथ, मतलब इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ, ये इक्वल होगा इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ, यानी ON/NC। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या लिखा है भाई? मैंने लिखा है इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये मैंने लिखी है। लेकिन ध्यान से देखिए, प्रूफ में तो BO और DO आ रहा है ना, सॉरी CO और DO आ रहा है। CO मतलब ये पूरी की पूरी लेंथ और DO मतलब ये पूरी की पूरी लेंथ। इस वाले लाइन में वो कहीं टर्म ही नहीं आया है, तो देखिए कैसे लाएंगे उस वाले टर्म को, कैसे लाएंगे वो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इस वाले रेशियो को उल्टा करूंगा, रिवर्स करूंगा। तो ये OM/MD था तो हो जाएगा MD/OM, ठीक है। ON/NC था तो ये हो जाएगा NC/ON, ठीक है, बिल्कुल सही है। दोनों साइड अगर मैं 1 जोड़ दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई बुरा मानेगा नहीं, दोनों ही साइड काम कर रहे हैं, दोनों साइड 1 जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये OM 1 में मल्टीप्लाई होके OM दे देगा प्लस MD आ जाएगा डिवाइडेड बाई OM इजगल टू ये ON 1 में मल्टीप्लाई होके दे देगा NC प्लस ON डिवाइडेड बाई ON, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। मैं वापस समझा रहा हूँ मैंने क्या किया। मैंने इस रेशियो को उल्टा कर दिया है, इस रेशियो को भी फिर उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा कर दिया, फिर दोनों ही साइड 1 जोड़ दिया मैंने। 1 जोड़ने का फायदा क्या हुआ कि ये OM 1 में मल्टीप्लाई होकर OM प्लस MD दे दिया डिवाइडेड बाई OM, ये ON 1 में मल्टीप्लाई होकर NC प्लस ON दे दिया डिवाइडेड बाई ON। OM प्लस MD क्या है? OM और इस MD को जोड़ेंगे तो ये बड़ी वाली लाइन आ जाएगी जो कि है OD। OM और MD को जोड़ेंगे यानी इस वाले लाइन और इस वाले लाइन को जोड़ेंगे तो ये बड़ी वाली लाइन आ जाएगी जिसका नाम है DO, ठीक है। उसी तरह NC और ON को जोड़ेंगे, मतलब इस वाले लाइन और इस वाले लाइन को जोड़ेंगे, यही नाम है ना इनका, NC और ON। NC और ON को जोड़ेंगे तो ये बड़ी वाली लाइन OC आ जाएगी, या कह सकते हैं CO आ जाएगी, ठीक है। तो ये OM और MD को जोड़ने पे क्या आ रहा था? DO आ रहा था, तो DO बाई OM हो जाएगा इजगल टू NC प्लस ON करने पे क्या आ रहा था? CO आ रहा था डिवाइडेड बाई ON। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक काम करिए, हम लोग यहां तक पहुंच गए हैं इस रेशियो तक, ठीक है, इस रेशियो तक पहुंच गए हैं। तो यहां तक नोट कर लीजिए क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूं। फिर से मैंने समझा दे रहा हूं मैंने क्या किया है। मैंने इस लाइन के इक्वल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, फिर मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ की, फिर इस वाले ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम लगाया, ये आया, फिर उल्टा करके 1 जोड़ के मैंने ये ला दिया। ये लाना इसलिए जरूरी था कि देखिए अब ये लाने से DO और CO तो आ गए, देखिए DO और CO आ गए हैं, अब हमें A और BO लाना है, वो आ जाएगा, चिंता ना करिए। यानी बस हमें इस OM और ON को हटाना है, वो हट जाएगा जब हम लोग इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, ठीक है, वो हट जाएगा, उसकी चिंता ना करिए। तो इतना नोट कर लीजिए सबसे पहले क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूँ। तो देखिए हमें ये रेशियो मिला था। अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ, नाउ वी प्रूफ, मैं ये प्रूफ करने जा रहा हूँ कि ये ट्रायंगल OMN ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल OAB के।
ओ ए बी के, ठीक है। ओ एम एन जो है ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है, वही मैंने लिखा है, ठीक है। अब देखिए कैसे प्रूफ करेंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। एक चीज तो हमें पता थी कि जो ओ एम है वो ओ बी के इक्वल है, मैं लिख सकता हूँ ओ एम जो है वो ओ बी के इक्वल है, ठीक है। ये वाली जो साइड है वो इस वाले साइड के इक्वल है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। तो ये मैं इसके पीछे रीजन क्या लिखूंगा, कंस्ट्रक्शन ही इस तरह किया कि वो इक्वल हो, है ना। रीजन क्या होगा, कंस्ट्रक्शन। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ मुझे एक साइड मिल गया, है ना, एक साइड इक्वल मिल गया। अच्छा था ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है, सही बात है। तो ऐसा मैं कह सकता हूं ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं वही लिखूंगा, एंगल इस वाले एंगल का नाम क्या है, ओ ए बी। एंगल ओ ए बी ये इक्वल होगा इस वाले एंगल का नाम क्या है, ओ एन एम के, एंगल ओ एन एम, ठीक है। तो ये मुझे इसके पीछे रीजन क्या होगा, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। आपने पढ़ा होगा अल्टरनेट एंगल्स के बारे में, ठीक है। तो एक एंगल भी मिल गया जो कि इक्वल है। अच्छा, सेम तरीके से मैं बोल सकता हूं ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के, तो मैं इसका नाम लिखूंगा ओ बी ए। तो मैं लिखूंगा एंगल ओ बी ए ये इक्वल होगा एंगल इस वाले एंगल के नाम के, यानी ओ एम एन के नाम, ओ एम एन, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं मुझे एक और एंगल मिल गया, और इसका भी रीजन वही होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं बाई ए एस, आपने एंगल साइड पढ़ा होगा, बाई ए एस ट्रायंगल ओ एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ए बी। ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये हमें मालूम चल चुका है, ठीक है। तो देखिए हमें रेशियो मिला था DO बाई ओ एम, CO बाई ओ एन, ये हमें रेशियो मिला था पहले, इसी रेशियो को मैंने लिखा है। मुझे OM जो है वो हटाना है, ON हटाना है। अच्छा बताइए, OM के जगह मैं OB लिख सकता हूँ क्योंकि OM OB के इक्वल है, तो इस OM के जगह मैं लिखूंगा OB, तो ये हो जाएगा DO बाई OB, ठीक है, इजगल टू CO बाई ON को देखिए ये वाली साइड इस वाले साइड के इक्वल है, तो ये वाली साइड इस वाले साइड के इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, मतलब ये साइड इस वाले साइड के इक्वल होगी, ऐसा मैं कहना चाहता हूं, ठीक है। इसीलिए कॉन्ग्रुएंट दिखाए भी थे कि अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होते तो आप बोल पाते क्या कि ये साइड इसके इक्वल है, नहीं बोल पाते, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा इम्प्लाइज ON इजगल टू AO, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं इसका मतलब ON और AO आपस में बराबर होंगे, इसीलिए कॉन्ग्रुएंट में प्रूफ कर रहा था। तो इस ON के जगह मैं लिख सकता हूं AO, तो हमें मिल चुका है DO बाई OB इजगल टू CO बाई AO, ठीक है। अच्छा ये OB है, इसे मैं BO लिख दे रहा हूं, नहीं तो कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। BO लिख दे रहा हूं, OB और BO एक ही चीज है ना। देखिए हमारा प्रूफ आ चुका है, बस DO है, BO है, CO है, AO है, ठीक है। एक काम करते हैं, इस AO को DO में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा DO मल्टीप्लाई बाई AO डिवाइडेड बाई BO इजगल टू CO, ठीक है। मैंने क्या किया है, इस AO को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, तो ये आएगा, है ना। अब पता क्या करिए, इस DO को नीचे ला दीजिए, अरे भाई ये ऊपर है, जब राइट हैंड साइड जाएगा तो नीचे आ जाएगा इस तरह DO करके, है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो DO है वो उठ के आ जाएगा यहां पर DO, है ना। और इसे सही से लिख देते हैं AO बाई BO को, इसे मैं सही से लिख दूंगा AO बाई BO। देखिए प्रूफ आ चुका है, यही प्रूफ करना था। मान रहा हूं ये प्रूफ थोड़ा सा अजीब है, हमें इसमें दो प्रोसेस करने पड़े। पहली बात, मैंने इस ट्रायंगल को फ्लिप किया, जस्ट फ्लिप किया, तो ऐसा ट्रायंगल हमें मिला, उसके पीछे आपने कंस्ट्रक्शन देखा था। फिर मैंने इस वाले ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम अप्लाई किया, ठीक है, उसमें 1 जोड़ के मैंने ये रेशियो लाया, ये रेशियो लाना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। उसके बाद मैंने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का फायदा क्या मिला कि मैं इस OM और इस ON को हटा सकता था,
तो मैंने OM की जगह OB लिख दिया, ON की जगह मैंने AO लिख दिया, प्रूफ आ गया बस। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। ये ट्रेपेजियम वाला सवाल है, याद रखिएगा, ये इसी तरीके से सॉल्व होता है। इसमें फ्लिप करते हैं ट्रायंगल को, उसके बाद प्रूफ करते हैं, याद रखिएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा। वीडियो या फिर ये जो चैनल का प्लेलिस्ट है, चैनल का नाम आप लोग जानते होंगे, एप्सिलॉन है। ठीक है, इस चैनल के प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगी, कसम से बता रहा हूँ। ठीक है, तो सेव कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट AO by BO is equal to CO by DO so that ABCD is a trapezium। ठीक है, तो कह रहा है क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसे हमें ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना, उल्टा है, पिछली बार ट्रेपेजियम दिया था तो हमें ये रेशियो प्रूफ करना था, अब इस बार रेशियो दिया है तो हमें ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। ठीक है, तो कह रहा है आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, तो मैं क्वाड्रिलेटरल बना ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल मैं बना ले रहा हूँ। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं। ये आपको अभी से ही ट्रेपेजियम जैसा दिखने लग गया होगा, लेकिन मैं यही सोच के बनाऊंगा कि इसे मुझे ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। तो ये मान लेते हैं हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ठीक है, ये अभी ट्रेपेजियम प्रूफ नहीं हुआ है, हमें प्रूफ करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम होगा। तो आपसे प्रूफ तभी हो पाएगा ना जब ये आपको क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम की तरह दिख रहा होगा, दिखेगा ही नहीं तो आप कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है AO by BO is equal to CO by DO है। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे डायगोनल्स इस तरह से ले लूँ, इस तरह से मैं डायगोनल ले लूँ, इस तरह से मैं डायगोनल्स बना रहा हूँ, ये डायगोनल्स O पे मिल रहे हैं। ठीक है, मेरा D और O एक जैसा दिखता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो डायगोनल्स हैं वो O पे मिल रहे हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो ट्रेपेजियम है। कैसे प्रूफ करेंगे कि आप ये ट्रेपेजियम है? कैसे आप प्रूफ करेंगे कि ये जो बन रहा है वो एक ट्रेपेजियम है? ट्रेपेजियम वही होता है जिसमें 2 साइड आपस में पैरेलल हों, यानी हमें किसी तरह ये प्रूफ करना है कि ये वाली साइड इस वाले साइड के पैरेलल है, हमें किसी तरह यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो फिर से वही करेंगे जो मैंने पिछली बार किया था। मैंने बोला था आपको कि आप जब भी ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन दिखे, इस वाले ट्रायंगल को फ्लिप करके नीचे बना लीजिए, है ना। मैं फिर से वही करूंगा, कंस्ट्रक्शन परफॉर्म करूंगा। कंस्ट्रक्शन क्या परफॉर्म करूंगा देखिएगा, मैं लिख रहा हूं कंस्ट्रक्शन, ध्यान से देखिएगा। कंस्ट्रक्शन में मैं लिख रहा हूं कि मैं ये जो OB वाली लेंथ है, ये OB वाली लेंथ के इक्वल मैं यहाँ पे एक और लाइन बना रहा हूँ जिसका नाम है MO। ठीक है, मैंने MO बराबर OB लिया है। ठीक है, ऑन DB, मतलब इस बड़ी वाली लाइन जिसका नाम है DB, इसका नाम DB ना, ये D है, ये बड़ी वाली लाइन पे मतलब DB पर मैं OB बराबर OM, मतलब यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट लेना चाहता हूँ कि ये जो लाइन रहे और ये जो लाइन रहे वो आपस में इक्वल रहे। तो मतलब मैं यहाँ पे एक पॉइंट M लूँगा, फिर मैं इस AB वाले लाइन के पैरेलल, ये लाइन जो है ना इसके पैरेलल एक यहाँ पे मैं नीचे लाइन ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे मिलेगा आपस में, इस पॉइंट को मैं N नाम दूंगा। याद रखिएगा MO और OB आपस में बराबर हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, MO और OB आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो मैंने कंस्ट्रक्शन में एक और किया है, मैंने MN जो है वो पैरेलल ड्रॉ किया है AB के। ठीक है, यानी MN जो है वो AB के पैरेलल है, ये हमें कंस्ट्रक्शन में मैंने मान लिया है। ठीक है, मैंने क्या माना है, ये वाली जो लाइन है वो इस वाले लाइन के पैरेलल है। तो ये जो फिगर है मैं इसे अच्छे से बना दे रहा हूँ। ठीक है, आपको अब दूसरा फिगर नजर आएगा जो सेम होगा लेकिन अच्छे से होगा। ठीक है, तो देखिए आपको फिगर वैसा ही नजर आ रहा होगा, मैंने ये OB जो है वो MO के इक्वल ड्रॉ किया है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, तो फिर से वही प्रोसेस होगा, मैं किसी तरह ये प्रूफ करूंगा कि ये वाली जो लाइन है वो इस वाले लाइन के पैरेलल है, उसके बाद काम हो जाएगा। अगर मैंने किसी तरह ये प्रूफ कर दिया ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है, फिर काम हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा कैसे, बहुत आसान है। हमें दिया है AO by BO is equal to CO by DO। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है AO by BO is equal to CO by DO। ठीक है, बात सही है। मैं पता क्या करूंगा, इस वाले ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। ठीक है, ठीक है, देखिएगा
इन ट्रायंगल, मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ओ एम एन दिख रहा होगा आपको, एंड ट्रायंगल ओ ए बी, इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। देखिए कैसे, सेम प्रोसेस है, क्योंकि एमओ और ओ बी आपस में बराबर हैं तो एक साइड मिल जाएगा, एमओ बराबर ओ बी करने पर एक साइड मिल जाएगा। रीजन क्या होगा? कंस्ट्रक्शन। ठीक है, रीजन क्या होगा? कंस्ट्रक्शन। मुझे एक साइड मिल गया क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन इस तरह से किया है कि ये जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल रहे, इसका मतलब ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ एंगल, इस वाले एंगल का नाम है ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, ये इक्वल होगा इस वाले एंगल के जिसका नाम है ओ एन एम, एंगल ओ एन एम। ठीक है, ये जो एंगल है वो आपस में इक्वल होगा, इसके पीछे रीजन होगा ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा, सिर्फ ऑल्टरनेट लिख रहा हूँ। एक एंगल भी मिल गया। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो ये वाला जो एंगल है जिसमें मैं डबल टिक लगा रहा हूँ, ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक, तो इस वाले एंगल का नाम क्या है? ए बी ओ। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए बी ओ, ये इक्वल होगा एंगल इस वाले, इसका नाम क्या है? एन एम ओ, एंगल एन एम ओ। ठीक है, रीजन वाइज सेम, ऑल्टरनेट। ठीक है, रीजन क्या होगा? ऑल्टरनेट। तो एक और एंगल मिल गया, मैं कह सकता हूँ बाई एंगल साइड, बाई एंगल साइड ट्रायंगल ओ एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ए बी। अच्छा, हमें एक बात तो पता थी एमओ बराबर ओ बी है, हमें एक बात तो पता थी कि एमओ जो है वो ओ बी के बराबर है। हमें एक बात और मालूम चल गई कि जो ओ एन होगा वो ए ओ के बराबर होगा। मैं लिख सकता हूँ ए ओ बराबर ओ एन। कैसे लिख रहा हूँ? बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते तो मैं क्या ओ एन को ए ओ के इक्वल लिख पाता? नहीं लिख पाता। ठीक है, अब ऐसा करने से हमें मिलेगा क्या? ध्यान से देखिएगा, हमें रेशियो ए ओ बाई बी ओ सी ओ बाई डी ओ गिवन था, ए ओ बाई बी ओ सी ओ बाई डी ओ गिवन था। ठीक है, मैं ए ओ की जगह लिख रहा हूं, इस ए ओ की जगह लिख रहा हूं ओ एन, क्योंकि ए ओ जो है वो ओ एन के इक्वल है। देखिए ए ओ जो है वो ओ एन के इक्वल है, तो इस ए ओ की जगह मैं लिखूंगा ओ एन, मिलेगा ओ एन बाई बी ओ। ठीक है, नहीं बी ओ को भी हटा देंगे, इस बी ओ को भी हटा देंगे, क्योंकि ये जो बी ओ है ना, बी ओ यानी ओ बी, बी ओ या ओ बी ये एम ओ के इक्वल है। तो मैं इस बी ओ की जगह लिख दूंगा एम ओ इजगल टू सी ओ बाई डी ओ। अब पता क्या करेंगे हम लोग? देखिएगा ध्यान से, इस डी ओ को ओ एन के जगह और इस ओ एन को डी ओ की जगह क्या हो जाएगा? डी ओ बाई एम ओ इजगल टू सी ओ बाई ओ एन। क्या हुआ देखिएगा, मैंने इस डी ओ को ओ एन की जगह रख दिया। ठीक है, इस डी ओ को ओ एन की जगह और ओ एन को डी ओ की जगह। देखिए डी ओ और ओ एन उल्टे जगह हो गए, क्रिस क्रॉस हो गए, उल्टा हो गया पोजीशन। ऐसा करने से फायदा क्या मिला? आप देखिए इन ट्रायंगल ओडीसी, इस ओडीसी वाले ट्रायंगल में देखिए, ओडीसी वाले ट्रायंगल में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में ये रेशियो बता रहा है कि डीओ बाई एमओ, डीओ बाई एमओ मतलब इस पूरे बड़े वाले साइड का रेशियो इस छोटे वाले साइड के साथ इक्वल होगा बड़े वाले साइड का रेशियो यानी सीओ, ये सीओ बड़े वाले साइड है ना, डिवाइडेड बाई ओ एन मतलब इस छोटे वाले साइड के। अच्छा ठीक है, मुझे मालूम है आपको यहाँ तक कुछ नहीं दिखा होगा, पेशेंस रखिए, जस्ट पेशेंस। यहाँ तक आपको सब समझ में आया ना? यहाँ तक ये रेशियो कैसे बना है ये आपको समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई? ठीक है, देखिएगा, मैंने फिर से बता दे रहा हूँ, मैंने इस वाले ट्रायंगल को फ्लिप किया, मतलब ऐसे बदल दिया। फ्लिप मतलब इसको उठा के नीचे ले आ दिया। ठीक है, फ्लिप, तो यहाँ पे ऐसे एक ट्रायंगल बन गया इस तरह से कि ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। ये इसलिए हो के पाया क्योंकि मैंने इसको और इसको आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। अब ये जो रेशियो हमें दिया था ना ए ओ बाई बी ओ, ए ओ बाई बी ओ, सी ओ बाई डी ओ, क्योंकि ए ओ जो है वो ओ एन के इक्वल था, तो मैंने इस ए ओ की जगह ओ एन लिख दिया। ठीक, उसके बाद इस बी ओ की जगह मैंने ओ एम रख दिया, ठीक है।
तो हमें जो नया रेशियो मिला इधर उधर भेजने के बाद वो ये मिला। इस रेशियो की मदद से देखिए हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे कि ये जो है वो इसके पैरेलल है। हमारा मोटिव ये है मैं दिखाऊं ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है, उसके बाद हो जाएगा प्रूफ ये इसके पैरेलल है। ठीक है, देखिए हमें रेशियो मिला था DO बाई MO इजगल टू CO बाई NO, है ना। हमें रेशियो मिला था DO बाई MO इजगल टू CO बाई ON। दोनों इक्वल हैं, दोनों में अगर मैं -1 कर दूं दोनों में, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे भी मैं -1 कर दूं, यहाँ पे भी -1 कर दूं, कोई बुरा मानेगा नहीं, है ना। दोनों के साथ कर रहे हैं -1 तो कोई बुरा मानना चाहिए नहीं। ऐसा करने का फायदा ये होगा कि ये MO 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जाएगा DO माइनस MO डिवाइडेड बाई MO इजगल टू CO था माइनस ON 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ON हो जाएगा डिवाइडेड बाई ON। ठीक है, अब ये DO माइनस MO करने पे क्या आएगा, DO यानी पूरा पूरा, इसमें से आप MO घटा देंगे, मतलब ये हटा देंगे तो आपको पास ये मिलेगा, यानी आपको पास मिलेगा MD। ठीक है, तो ऐसा मैं कह सकता हूं इस वाले ऊपर वाले जगह आ जाएगा MD और नीचे MO है, ये O है याद रखिएगा O, ये हो जाएगा MO इजगल टू CO माइनस ON करेंगे। CO ये पूरा बड़ा वाला है, इसमें से आप ON घटा रहे हैं तो आपको क्या मिलना चाहिए, NC मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा NC बाई ON। हमें मिला MD डिवाइडेड बाई MO इजगल टू NC डिवाइडेड बाई ON। मैंने क्यों -1 किया था, कुछ लोगों को शायद अब दिखने लगा होगा। हमें क्या मिल रहा है, MD बाई MO मिल रहा है ना, मतलब इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, फिर NC बाई ON यानी इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, दोनों रेशियो आपस में इक्वल है और ये तभी होता है जब ये लाइन इसके पैरेलल हो। सही बात है, हमें ये जो रेशियो मिला वो इक्वल मिला है ना, यानी इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ, ये इक्वल मैंने पाया, इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ। ये ऐसा तभी होता है जब ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल हो। ठीक है, बाय थेल्स थ्योरम। तो लिखूंगा मैं बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम, हालांकि ये थेल्स थ्योरम का कन्वर्स है, बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, वी कैन से दैट मैं कह सकता हूं MN इज पैरेलल टू DC, मतलब ये जो MN है वो DC के पैरेलल है। अगर MN DC के पैरेलल है तो MN AB के भी पैरेलल था, यानी AB पैरेलल हो जाएगा DC के। मैं अल्टीमेटली कह दूंगा AB जो है वो पैरेलल है DC के। फिर से सुनिएगा, मैंने थेल्स थ्योरम की मदद से ये कह दिया कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन तो इसके भी पैरेलल थी ना, तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ ये लाइन अब ये लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो वही मैंने लिखा है AB पैरेलल टू DC। अगर ये लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक ट्रेपेजियम बन जाएगा। सही बात है, बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूँ ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, प्रूव हो गया। तो ट्रेपेजियम वाले क्वेश्चन में याद रखिएगा थेल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं और फ्लिप करते हैं और कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। ठीक है, दो बार एक ही तरह के क्वेश्चंस आए हैं। अगर आप RS और S लगाएंगे उसमें इस तरह के क्वेश्चन 5-6 दिए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, इंपॉर्टेंट यही रखता है ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स में। ज्योमेट्री सिर्फ प्रैक्टिस से आती है, एक्चुअली पूरा मैथ ही प्रैक्टिस से आता है। जितने क्वेश्चंस आप लगाएंगे उतने ही बेहतर बनेंगे। ठीक है, तो अगर आपका कोई डाउट हो आज के वीडियो में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।